Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about molecular basis of inheritance. आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में बच्चों, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, और इससे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, जो डीएनए होता है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर जो डीएनए होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है जो मम्मी पापा से कैरेक्टर को बच्चों के अंदर लेके जाता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए जो होता है ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। याद रखिएगा बच्चों, आरएनए हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बट इन केस ऑफ वायरसेस, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों ये आरएनए होता है। इस बात को याद रखिएगा। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। आरएनए अगर हमारे बॉडी के अंदर है बच्चों, तो हमारे बॉडी के अंदर बच्चों आरएनए जो होता है एक प्रकार का मैसेंजर का काम करता है। ठीक है ना, एक प्रकार का ये मैसेंजर का काम करता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। तो आइए डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बना होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो 5' एंड 3' ये पाया जाता है हाइड्रोक्सिल एंड फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है एंड फास्फेट ग्रुप होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड थर्ड एंड न्यूक्लियोटाइड फोर्थ। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और ऐसे ज्वाइंट होके एक तरह का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, सो इट इज आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो इसके अंदर जो डीएनए होता है बच्चों, डीएनए ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर एंड थर्ड नंबर होता है फास्फेट ग्रुप, जिसमें से सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन बेस जो होता है, जैसे कि थाइमिन यहाँ पर जो आपको टी दिख रहा है ये एक तरह का नाइट्रोजन बेस है, और जो आपको ये पेंटागोनल दिख रहा है स्ट्रक्चर उसको पेंटोज शुगर कहते हैं, एंड जो आपको सबसे ऊपर वाला पी पार्ट दिख रहा है उसको फास्फेट ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से ये एक कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो नाइट्रोजन बेस डियर स्टूडेंट 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है बच्चों ये 2 टाइप्स का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन जो होता है बच्चों ये 3 तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे एडेनिन के बारे में। तो एडेनिन आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, एडेनिन जो होता है ये डबल साइक्लिक होता है यानी डाइसाइक्लिक होता है, द्विचक्रीय इसको कहा जाता है हिंदी में। एडेनिन डबल बेंजीन से बना होता है। उसी तरह से ग्वानिन को आप देखेंगे, ग्वानिन भी डबल साइक्लिक होता है यानी ये भी 2 बेंजीन रिंग से बना होता है। बट इन केस ऑफ साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल ये सभी बच्चों जो होते हैं ये सिंगल बेंजीन रिंग से बने होते हैं, इसलिए ये होते हैं सिंगल साइक्लिक। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो थाइमिन होता है 5 मेथिल यूरेसिल प्रेजेंट होता है ओनली डीएनए के अंदर, बट केवल यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो डीएनए होता है डीएनए के अंदर देखेंगे तो ये सभी पार्ट पाए जाते हैं, यानी एडेनिन के साथ जुड़ा रहेगा थाइमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा रहेगा। ये एक पूरी तरह से क्रम वाइज ऐसे सीरियल नंबर से जुड़े रहेंगे ओनली इन केस ऑफ डीएनए, बट इन केस ऑफ आरएनए डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा डीएनए अगर है तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, लेकिन बच्चों अगर आरएनए का बात किया जाएगा तो आरएनए जो होता है एडेनिन के साथ बच्चों हमेशा यूरेसिल जुड़ा रहता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा रहता है, इसमें थाइमिन नहीं होता है। ये होता है केवल किसके अंदर बच्चों, ये होता है
आरएनए के अंदर। यानी बात किया जाए आरएनए का, तो आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है और थायमिन अब्सेंट होता है। और अगर डीएनए का बात करेंगे तो डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल अब्सेंट होता है। इस बात को प्लीज आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर से जुड़ा रहता है बच्चों किस बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और बना लेता है एक छोटा सा न्यूक्लियोसाइड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर में इसमें देखेंगे तो 5 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 दिस and this 2 and this 3 and 4 and this 5। आप देखेंगे तो फास्फेट जो ग्रुप होता है बच्चों, पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस भी जुड़ा रहता है, फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा रहता है। तो आपको मैं बता दूं फर्स्ट कार्बन से, यानी कि इसके साथ आप अभी देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसके साथ बच्चों नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है लाइक एज दिस यहाँ पे। और कौन से बॉन्ड के द्वारा बच्चों? तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये इससे जुड़ा रहेगा। जस्ट आप देखेंगे पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से बच्चों आप देखेंगे तो फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए एडिनिन है तो बच्चों यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा। आरएनए के अंदर अगर एडिनोसिन है तो डीएनए में अगर आप देखें तो डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा। आरएनए के अंदर ग्वानोसिन है तो इधर आ जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। आरएनए के अंदर अगर मान लीजिए साइटिडीन है तो इधर डीऑक्सीसाइटिडीन हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आरएनए के अंदर यूरिडीन है तो इधर होना चाहिए डीऑक्सीयूरिडीन, बट यहाँ पे डीऑक्सीयूरिडीन ना होके डीऑक्सीथाइमिडीन हो गया, क्योंकि डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है एंड आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। यह बात आप सभी लोग याद रखिएगा। अब देखो बच्चों नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर और प्लस फास्फेट ग्रुप, देखिए शुगर पेंटोस शुगर हो गया और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके फास्फेट ग्रुप 5वें कार्बन से जुड़ा रहता है, जो कि देख सकते हैं। ये तीनों मिलके बच्चों बना लेता है क्या? एक पूरी तरह से न्यूक्लियोटाइड, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए को ये पूरी तरह से बना लेता है। अब बच्चों हम लोग आगे की ओर आते हैं। आइए, in RNA each nucleotide has additional OH group to position and base ribose, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमेशा। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3-5 फास्फोएस्टर बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो फास्फेट ग्रुप होता है वो 3- और 5- से बच्चों ये 3-5- फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और डाई न्यूक्लियोटाइड को बना लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, 2 अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है तो 2 न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद से और भी न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहेंगे, 2 के बाद देखिए 3 भी जुड़ सकता है। व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड अगर एक दूसरे से बच्चों जुड़े रहेंगे उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे कि देखिए ये 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सभी क्या है बच्चों? तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना बच्चों, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हम लोग फ्रेडरिक मिशर जो थे 1869 में आइडेंटिफाई किए थे डीएनए के बारे में, और डीएनए को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। बच्चों याद रखिएगा, न्यूक्लिन नाम डीएनए को कौन रखा था? तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। ओके, जस्ट इसके बाद से आता है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये क्या किए थे? डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे डीएनए के अंदर और बताए थे डीएनए के बारे में कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है। तो अभी मैं बताऊंगा, जो बेस पेयर होता है, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, और एक पूरा जो क्लॉकवाइज जो घूमता है पूरी तरह से, एक पैरेलल जो घूमता है उसको 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और आपको मैं बता दूं बच्चों, 2 जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड थे, 2 बीच की दूरी इनकी 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो आइए हम लोग बात करेंगे। इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस, इसको कौन बताया था बच्चों? मॉरिस विल्किंस एंड रोसेलिंड, ठीक है ना, फ्रैंकलिन, ठीक है। जस्ट इसके बाद से बच्चों अब आप लोग देखेंगे, इसके बाद से आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
यहाँ पे मैंने अभी बताया था अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक 3.4 नैनोमीटर आपको लिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये होता है पूरा मिला के, अगर इसको आप एंगस्ट्रॉन में देखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे देखिए 0.34 एंगस्ट्रॉन आप नैनोमीटर दिख रहा है, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड फैशंस। ठीक है। अब देखिए पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, जिसको हम तो 34 एंगस्ट्रॉन कर सकते हैं। नंबर ऑफ द बेस पेयर इन ईच टर्म 10 होना चाहिए, यानी 10 टर्म होना चाहिए बेस पेयर का। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फास्फेट। आप देख सकते हैं इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है, बैकबोन आप देख सकते हैं क्यों कहा जाता है बच्चों, वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए इसको आगे हम बता रहे हैं अभी आपको, आगे भी आप देखेंगे कि इसमें शुगर और फास्फेट दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होता है और एक लाइन से क्रमबद्ध रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ शुगर भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड से जितने भी बेस पेयर होते हैं बच्चों, ये सब डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, आपस में जो ज्वाइंट होते हैं। The two chain and anti-parallel polarity, that is one chain has a polarity 5' and 3' डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और एक जो होता है 5' से 3', एक होता है 3' to 5' डायरेक्शन की ओर। यही मैं आपको बताना चाहता था बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देखिए द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बेस पेयर एक दूसरे से बने रहते हैं। ठीक है ना, ये बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से बने रहते हैं। उसके बाद से एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा रहता है। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ा रहता है। और प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पिरिमिडिन, दिस जेनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट, यहाँ पे आप देखेंगे जो डीएनए के अंदर है, ये अंदर की ओर बेस पेयर है। बेस पेयर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो बेस पेयर है इसके अंदर आप देखेंगे तो इसको बैकबोन आप डीएनए क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ आप देखिए फास्फेट ग्रुप है, यहाँ पे पेंटोस शुगर है, ये लाइन से आप देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ, और बेस पेयर आप देख रहे हैं बीच बीच में प्रेजेंट है। और ये किनारे किनारे फास्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है और एक प्रकार का आप देखिए बैकबोन बनाया हुआ है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है बच्चों। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे बच्चों चारगाफ रूल्स। चारगाफ का नियम क्या होता है, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू द टी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू द सी। यानी कि जब डीएनए जो होता है बच्चों, वह उसके अंदर एडेनिन जो होता है थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के बराबर होता है। इसको सबसे पहले इरविन चारगाफ ने बताया था, इसलिए इसको चारगाफ का रूल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि देयरफॉर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। और उसके बाद से इधर हम इसको हम एक बार और मान सकते हैं a प्लस जी और यह अपन कर दीजिए टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों। इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। ऐसे आप एक केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं सभी का। इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 174 बैक्टीरियोफेज जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लंबा जो होता है 48,502 इसमें बेस पेयर होता है। इस रिटिकुलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है बच्चों 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर पाया जाता है। हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन डीएनए के अंदर बच्चों 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बार सभी लोग ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ध्यान से सभी लोग समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पे पूछता है कि कैलकुलेट कीजिए लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए का फार्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन तो 6.6 × 10⁻9 होता है। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा 6.6 × 10⁻9 और आपको पता है कि 0.34 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर को 10⁻⁹ लिखा गया है, टोटल आंसर इतना आ जाएगा। या अगर मान लीजिए पूछे इस ऋचा
कोलाई के जो डीएनए का बेस पेयर होता है बच्चों, वो आपको दे देगा और पूछेगा इसको आप नैनोमीटर में निकाल के बताइए। तो नैनोमीटर यानी जो डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होता है 0.34 से इसको आप डिवाइड कर देंगे नैनोमीटर से, यानी 10⁻⁹ से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल बहुत जल्दी मैं इसके आगे का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।